म्युनिसिपल प्रॉब्लेम्समध्ये थोडा आपल्याला उशीर होतोय, तो महत्त्वाच्या व्यक्तीशी बोलतो आणि आपल्या काही प्रश्नांची उत्तरं देतो. त्याप्रमाणे आजचं हे 5वं वर्ष आहे तुम्हा सगळ्यांचं. त्याच्यामध्ये असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग मुझसे जानते आ रहे हैं, तो या ठीक होगा की हम हिंदी में ही वाढली आहे की काही प्रमाणात का होईना हे टिकून आहे याविषयी ते बोलणार आहे. यातनं काही शिकण्यासारखं असेल, काही सुधारणा करण्यासारखे असतील तर ते आपण या निमित्ताने करूया. एक वेद बाजूला ठेवून आपण इथे जमला, त्यामुळे त्याचं भान ठेवून यांचा असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियातर्फे आपण सत्कार करूया. ते इथं आले त्याबद्दल आभार मानूया. तुम्ही त्यांनी कृपया मंचावर यावं आणि त्यांनी प्रसूनजींचा पुष्पगुच्छ, फुले पगडी आणि उपकरण देऊन प्रसूनजींचा सत्कार होतो आहे. अद्वैत मेहता आणि मैत्रू सोनावणे तो करत आहे. पुण्यप्रसून वाजपेयी 20 वर्षांहून अधिक काळ भारतीय पत्रकारितेतलं एक महत्त्वाचं नाव जे आहे ते आज आपल्यामध्ये आहे आणि ते सभागृहात करतो. ज्ञानेश्वर सभागृहात एमआय बोलने जा रहे हैं प्रसून जी. न्यूज़ टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है या कुछ बची है? जब ये बार बार चर्चा होती है कि पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता जो है वो कुछ बचे कहा जाता है. ये पूरा इतने सालों तक एक लीगेसी लेकर खड़ा है देश में, लेकिन उसकी आज की सर जो समीक्षा होती है, टीका होती है, वो न्यूज़ टेलीविजन के ऊपर ज़्यादा होती है. पत्रकारिता के साथ साथ नागपुर में रहने के दौरान कई चीज़ें समझ में आई. दलित आंदोलन समझ में आया. पत्रकारिता और मीडिया इसलिए साख पे ही टिके हुए हैं. अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ने कि भारत में पहली बार जब कॉन्फ्रेंस हुई थी अपलिंकिंग के आधार पर चलती थी, यानी दिखाया जा रहा है लेकिन उसमें हमारा जुड़ाव नहीं था, सिवाय इसके कि देख लीजिए. इसलिए फर्क आ गया क्योंकि वहां इस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत उस दौर में कि कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी को महत्व दिया जाएगा, पूंजी आपकी आधार बनती चली जाएगी और पूंजी जहां आधार बनेगी वो करते हैं, उसके बीच की लकीर 91 आपको खींचनी होगी. हम बहुत करीब से इसलिए, और जब पहली बार वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, लेकिन उस समय पीएमओ में थे और बहुत बारीकी से उन स्थितियों को देख रहे थे क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया, वह लाइसेंस प्रोग्रामिंग का था. उस न्यूज़ के उस पर्सपेक्टिव में जाएंगे जिस पर्सपेक्टिव को दूरदर्शन खबरों में नहीं दिखाता है. वहां से स्टेट से हट जाते हैं तो हर्षद मेहता भी नजर आया और वो प्रोसेस 91 के बाद से झटके में चेंज हुआ है. अब यहां पर सवाल है, आज अब तो कम हो गया है लेकिन फिर भी भारतीय राजनेता घूमता है इधर. वो कौन सा माध्यम है जिन माध्यमों को लोगों तक पहुंचना है और उसके बाद उसकी एंट्री उस पॉलिटिक्स के. रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अंबानी याद कीजिए राजीव गांधी से मिलने के लिए तरसते रह गए, किस दौर में जाके कैसे मिले. पीरियड में मीडिया की एंट्री या इंडियन इकोनॉमी उस तरीके से खुल चुकी होती तो क्या होता. ये वाकई कल्पना के परे है क्योंकि 84 क्योंकि संयोग से इमरजेंसी का केंद्र बिहार हो गया था और हम लोग को बिहार जाना पड़ा. हर चीज जहन में है. बहुत नजदीक से देख रहे थे मिसेस गांधी ने कुछ अफसरों का ट्रांसफर किया था. उसमें एक प्रोसेस 75 के बाद से भारत की राजनीति लगातार हिचकोले खाती है. मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह तीनों झगड़ा कर रहे थे. मिलने गए जयप्रकाश नारायण से पटना में कदम कुआं में वो रहते थे. जर्नलिस्टों ने वहां सवाल किया, भी लगता है वहां पर चले गए थे. चौधरी चरण चाहते हैं और बाबू जगजीवन राम क्या चाहते हैं और मोरारजी देसाई क्या सोच रहे हैं और जेपी की ओर उठे हुए हैं. इसका मतलब है कि उस दौर में जो कुछ चीजें हो रही थी, घटित हो रही थी, उसको टेलीविजन में नहीं देखा जा रहा था. हर जगह पर जाते हैं और बोलते हैं मेरे जेब में नाम है, मैं
नाम निकालूं क्या? ऐसे वो कागज वर्चुअल कैमरा होता तो क्या करता? कागज निकाल को कैमरा झूठ करता, कैमरे को पकड़ लेता, अरे कागज तो सपोज घोटाले के लोगों का नाम ले लेता। उस समय अगर टेलीविजन होता तो क्या होता? लेकर आया है टेलीविजन से मनुष्य सूचना को ले लेगा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर हमारी पहचान भारत की मीडिया के साथ जुड़ चुकी है, इन पे आ जाए। इसका एक मतलब यह है कि जहां से जिम्मेदारी शुरू होती है भारत में मीडिया की, कोई चीज थी और भारत कितना बड़ा है, हमने ये मान लिया। अलग है, नासिक का अलग एडिशन है, नासिक वाले में पुणे की खबर नहीं मिलती है, पुणे वाले में नासिक की नहीं खबर। लेकिन हम नेशनल चैनल की बात आज करेंगे। नेशनल चैनल की सिमट गए, घटना घट जाएगी तो हवाई जहाज से दिल्ली या मुंबई से चल के रिपोर्टर यहां पर पहुंचे। इसका एक मतलब तो ये है कि जो कैनवास डेवलप होना चाहिए, समझे अपनी जरूरत है और अपने तरीके से इस देश को कैसे संभालना है, ये मुश्किल होती चली गई। लेकिन इस बीच के प्रोसेस से पूछा, सर एक बात बताइए, आपने तो नेहरू के दौर से पॉलिटिक्स को देखा समझा है, आज की तारीख में आपको क्या लगता है वो कौन सी खबर है जो हमको लगता है कि करनी चाहिए और होनी चाहिए और उन स्थिति में आना चाहिए? बोले आपको तो एक काम करना चाहिए, जो भी पॉलिसी बनती है इस देश के भीतर में, उस पॉलिसी पर किसने माथापच्ची की है, वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है, वो कौन सा पॉलिटिशियन है, वो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने किया क्या है, वो पॉलिसी जो बना रहे हैं क्या उनके सरोकार उन लोगों से हैं, कभी गए भी हैं उन क्षेत्रों में? बोले भूमि अधिग्रहण को लेकर हल्ला हो रहा है, क्या इन्होंने कोई संवाद किसी भी रूप में किसानों से बनाया है? यकीन जानिए 2005 के बाद से इस देश का बजट जो बनता है उसको लेकर हम लगातार देख रहे थे। 2005 के लेकर 2015 तक के बजट में किसानों से कोई संवाद नहीं हुआ। 2005 से पहले होता था संवाद, अटल बिहारी वाजपेयी मिल लेते थे, और उससे पहले तो कंटिन्यू हर 1 सितंबर से ही शुरू हो जाता है कि बजट तैयार होना है, हर कम्युनिटी आके नहीं संवाद होता है। अब इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है इस देश की, अगर वह उस पार्लियामेंट के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर बनाई जा रही है, तो न्यूज चैनल में खबर दिखाने वाली उस एडिटर के कमरे में बैठ के क्यों तय नहीं होगा? दोनों में अंतर क्या है? आप कह सकते हैं वहां तो मसला था कि भाई हमें अपना एक वोट बैंक देना है, यकीनन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जाकर फंस गया है, उसको अपना वोट बैंक देना है, और इंडियन मीडिया जाकर फंस गया है, उसको अपना प्रॉफिट देखना है। और उस प्रॉफिट का मतलब यह है कि उस प्रॉफिट के लिए एक सिस्टम ही ऐसा बनाया जाएगा जो आपको लगेगा एक इंस्टीट्यूशन है। हर के जहन में टीआरपी शब्द आता है और टीआरपी शब्द इस तरीके से हॉन्ट करता है, उसको लगता है ये कोई क्राइम हो रहा है। कोई क्राइम नहीं। टीआरपी का मतलब बड़ा बेसिक समझ लीजिए। टीआरपी का मतलब है वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा आपको देखा जाता है, और वो जगह होगी जहां पे मल्टीनेशनल्स की, कॉर्पोरेट्स की, कंपनियों की सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स का वो मार्केट है। उसके लिए उन्होंने एक सिटी बनाई है, उसमें संयोग से पुणे भी आता है क्योंकि पुणे भी कंज्यूमर्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसका मतलब एक ये है कि कंज्यूमर की एक लकीर खींची गई है। पहला जगह मुंबई, बेस्ट जगह मुंबई है। फर्स्ट मुंबई की टीआरपी बड़ी मैटर करती है क्योंकि मुंबई में कंज्यूमर जो है सबसे ज्यादा है। सेकंड दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बेंगलोर, चंडीगढ़, ये जो है इस तरीके से 18 सिटीज थे जो इससे पहले टैब के तहत आते थे। आपने जो कैपिटलिज्म जो अपने 91 के बाद आया है उसके बारे में जिक्र किया। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसके बारे में आपके क्या विचार है बताइए। हमारे यहाँ बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स हो गया। बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर है, तो उसमें अपोजिशन पार्टी की भी जरूरत होती है। बिहार का झारखंड बिहार हो गया, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रह गया, यूपी का उत्तराखंड और यूपी रह गया। ये सब बीमारू स्टेट्स थे। राजस्थान भी बीमारू था, राजस्थान, लेकिन उसका बाइफर्केशन हुआ नहीं। जहां जहां खनिज है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आज वहां पे ज्यादा लोग हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स मर रहे हैं।
पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे सिक्योरिटी कम मर रहे हैं, लेकिन मीडिया में उसका आम आदमी के सामने वो नहीं आ रहा है कि ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी वाले कहाँ मर रहे हैं, तो जहाँ पे खनिज है वहाँ मर रहे हैं। क्योंकि ये जो कैपिटल है आपने जिसका जिक्र किया, इस कैपिटल को क्या चाहिए? चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल, चीप पावर। ये जो सुविधा है, उत्तराखंड में चीप पावर, हाइडल पावर आ गया, आपने उसको अलग कर दिया, वहाँ पे हाइडल पावर प्लांट्स आ गए। छत्तीसगढ़ और झारखंड में पूरा खनिज है, वहाँ पे ज़्यादा लोग मर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी वाले, लेकिन जब पाकिस्तान बॉर्डर में एक शहीद हो जाता है तो उसकी बात होती है। ये लेकिन मीडिया वालों ने करना चाहिए। आम आदमी समझ जाएगा, इंडिया का जो आम आदमी है वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर ये मीडिया में आ जाएगा तो ये समझ जाएगा ये बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स किस वजह से हुआ है। कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा माध्यम है जो लोगों को मार रहा है, उसका माध्यम छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट वो ट्रस्ट का नाम तो इंडिपेंडेंट है, पर वो माध्यम मीडिया में कितना इंडिपेंडेंट रह पाएगा पता नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने जिक्र किया कि पब्लिक फंडिंग में कोई चैनल, कोई अखबार, कोई न्यूज का माध्यम हमारे देश में नहीं है। हालांकि होना चाहिए, बीबीसी जैसा या फिर कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई एक कॉर्पोरेट आदमी हूँ या फिर बिजनेस हाउस हूँ तो मैं किस हद तक मीडिया ओन कर सकता हूँ? इसको, इसके कंट्रोल करने के कुछ प्रावधान इस देश में, इसके संविधान के चौकट में है या नहीं है? क्योंकि क्या इतने बड़े पैमाने पर मुकेश अंबानी ने इतने बड़े मीडिया हाउस को ओन करने के लिए क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकता था या नहीं? क्योंकि इससे जुड़ी हुई बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को संवैधानिक कुछ संरक्षण प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं क्या बात करता हूँ ये डिपेंड करता है कि मैं क्या सुनता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। अगर मैं कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, कोई मराठी या फिर कोई किसी भी रीजनल लैंग्वेज का एक अखबार या फिर एक न्यूज चैनल देखता हूँ और उसका मालिक एक ही है, तो शायद उससे जो कंटेंट उस पर मतलब पहुँचेगा वो उसमें एक सूरी रहेगा, उसमें एक ही कुछ। तो इस पर डाइवर्सिटी जो है मीडिया की या फिर कंटेंट की, वो तो धोखे में है। तो ये मेरा सवाल ये है कि क्या वो ओनरशिप कंट्रोल करने के कोई प्रावधान है नहीं है, और अगर वैसा नहीं है तो आगे आने वाले दिनों में मीडिया के डाइवर्सिटी का, उसके कंटेंट के डाइवर्सिटी का क्या होगा? और मीडिया हाउसेस सभी का अलायंस बना है और वो सिस्टम को चला रहा है, ऐसा आपका कहना है। तो मेरा एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की जब इंटरव्यू आपने दे दी थी तो उस दौरान आपने कुछ सवाल पूछे, तो अरविंद केजरीवाल आपको बोल रहे हैं कि बाबा ये आपने ये सवाल नहीं पूछा है। तो मेरा शक यह है कि ये सवाल या ये इंटरव्यू आपने सेटल किया था या फिर ये आपकी मार्केटिंग पॉलिसी थी? लाइव टेलीकास्ट के बीच में सहयोग से हमारा कैमरा लगा हुआ है और कैमरे के पीछे हमारा प्रोड्यूसर रखा है, सिर्फ यही सुन पा रहा है। तो 5 मिनट का मान लीजिए ब्रेक रहा, कमी तो सवाल हो रहे थे कि ये आपको सवाल जवाब करना चाहिए और देना चाहिए। पूछना चाहिए। हर पॉलिटिशियन ये कहता है केजरीवाल को उससे सुनिए तो सवाल है। पहला सवाल ये था कि पॉलिटिक्स कांग्रेस से निकलकर बीजेपी की तरफ आने वाली थी और उस बीजेपी के पूरे कार्यप्रणाली को लेकर हमने नहीं, आरएसएस ने ही मुझे उठाई थी ये सब इनका सिस्टम संयोग से हमारे यहाँ सिमट गया। चंद्रबाबू की हथेली में नाच रहा है, आज भी नाच रहा है, वो सिर्फ वोट बैंक की। एक तो ये कि अगर कोई इंटरव्यू या वो हिस्सा किसी भी दुनिया उस समय तुरंत में चला गया था 45 मिनट, केजरीवाल को हर कोई जानता था, हम लोग को देश भर में समझ रहा था आंदोलन चल। अब उस समय जो उसकी जो सवाल थे कि इसके मत कीजिए और इसके कीजिए, हमें लगता है कि इंटरव्यू के दौरान वो सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन जरा इसके प्रचार के एस्पेक्ट को समझिए। अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में केजरीवाल जिस पॉलिटिक्स, ये नहीं कह रहे केजरीवाल के दौर में हम लोग दिल्ली से देख रहे थे और ये फैक्ट है कि मीडिया इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज भी थोड़े बहुत स्टडी कर रहे हैं, बार-बार स्टडी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे थे क्योंकि इलेक्शंस उस दौर में लग रहा था कि सत्ता में आ सकते हैं।
आपको जान के हैरत होगा, बीजेपी ने हमसे कहा था जो सीट चुनी है चुनिए चुनाव में। बहुत सारे लोग कहते हैं दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे जब 60 का सवाल। नमस्ते वाजपेयी जी, मैं PWD का रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। आई एम फाइलिंग पब्लिक I am Kulkarni engineer, retired from PWD. आता नहीं है, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। अभी आपको एक ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है मेरा। अभी वेदर एक ही मेरा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपको है, whether there will be a change in judicial department in Pune district working, because just 3 days before there was a discussion on TV, on News National, that some Supreme Court retired judge was participated, and then Shanti Bhushan was there, and then again Akshay Kumar was there. Everybody was attacking the judicial department because when in the year 1999, when Vajpayee was the Prime Minister, that time there was an article in an Indian Express that was written in 1999 actually, and he had written there because looking to the pendency of the judicial cases, here about 2.5% at that time, in the year 1999. And considering that there would be no case to be filed in hereafter, and to clear the pendency of the judicial department cases, even if the judges are to be appointed in 3 shifts. काका आपण इथं स्थानिक जे प्रश्न आहेत और स्थानिक पण ज्युडिशियल बद्दलच विचारतो ना मी. आपला इथला जो विषय आहे तो See, because now almost 3.5 court cases are pending. Will there be any improvement in judicial department? Only thing. Otherwise, because I am doing public interest litigation, I am facing it. Unless मीडिया बढ़ गया, अभी सब ये हुए, मिनिस्टर बढ़ गए, कुछ भी करते नहीं मीडिया के लोग भी। क्या करने का हम लोगों ने? आई एम डूइंग 22 केसेस डीलिंग. वन ऑफ द केस आई हैव डन इट. हमने जो खबर चलाई थी वो गलत थी, बाद में हमें वो वापस लेनी पड़ती है। ये हम चलाने की जो प्रक्रिया रहती है, पत्रकार यहाँ से बोल देता है, चैनल का एडिटर उसको चलाता है, वो समझ लेता है, ये जो चीज़ें होती है इसमें कई बार हम पे विश्वासार्हता पर सवाल उठते हैं। तो किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को आप देखते हैं कि कौन जिम्मेदार होता है कि इस तरह से कब गलत खबर चलती है उसके ऊपर? आली आहे, अनिसाच्या कुटुंबामध्ये आली आहे, ती कुणाच्याही कुटुंबात उद्या येऊ शकते. ते जर आपल्याला थांबवायचं असेल तर त्यांचे मारेकरी मिळणं आणि त्यांना शासन होणं अत्यंत आवश्यक आहे. ते मिळत नाही तोपर्यंत सातत्याने आमच्या सर्व ताकदीनिशी आम्ही त्याचा निषेध सनदशीर मार्गाने करत राहू. 20 तारखेच्या कार्यक्रमाविषयी आपल्याला आता सविस्तर सांगण्यात आलंय. महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी जिथे जिथे शक्य असेल तिथे अनिसेचे कार्यकर्ते रस्त्यावरती उतरून हा निषेध करतील आणि नुसता निषेध करून थांबणार नाहीत, तर हा विचार समाजामध्ये अधिक वाढत राहावा आणि लोकशाही सक्षम व्हावी याच्यासाठी प्रयत्न करत राहतील. पहिल्या 2 दिवसांमध्ये, खास करून पहिल्या 2 तासांमध्ये जी अक्षम्य दिरंगाई झालेली आहे या तपासाच्या बाबतीत, ती मला वाटतं अत्यंत अडचणीची ठरते आत्ताच्या पातळीवरती. आणि शासनाला खरंच हे मारेकरी पकडायचे आहेत का नाही असा प्रश्न लोकांच्या मनामध्ये येतोय, हे मात्र निश्चित. ज्यांनी हलगर्जीपणा केला त्यांच्यावरती कुठलीही कारवाई केली जात नाही. ज्यांनी प्लॅनचेटचा वापर केला त्याच्याविषयी अजूनही काही शासनाच्या कमिटीचा रिपोर्ट आलेला नाही. आम्ही 20 तारखेला जी आंदोलनं करणार आहे त्याच्यामध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणात आम्ही निषेध करणार आहे. हे सगळं अत्यंत वेदनादायी आहे. आणि लोकशाहीमध्ये ज्या वेळेला शासन आणि विरोधी पक्ष दोघंही एकमेकांना सामील असतात त्यावेळेला सामान्य माणसाचं जगणं किती अवघड होतं हे क्षणाक्षणाला मला वाटतं आम्ही तर अनुभवतोच आहे, पण महाराष्ट्रातली जनता पण अनुभवतीये. गेल्या वर्षभरात एकाही महाराष्ट्रातल्या आमदाराला असं वाटलं नाही की याच्याविषयी 2 अधिवेशनं झाली त्यात प्रश्न विचारावा. दिल्लीमध्ये जो प्रश्न विचारला अधिवेशनामध्ये तो पंजाबच्या खासदारांनी विचारला. महाराष्ट्रातल्या 48 खासदारांपैकी एकाही खासदाराला असं वाटलं नाही की आपल्या राज्यातल्या एका समाज सुधारकाची हत्या झाली तर त्याचा प्रश्न आपण विचारावा.
त्यामुळे जाणीवपूर्वक यातलं सत्य बाहेर येऊच नाही की काय असा प्रयत्न होतोय अशी शंका येते. या उपर ही परिस्थिती आश्वासाचं वातावरण असताना देखील आम्ही अपेक्षा करतोय की खुनी सापडले पाहिजे, खुनी सापडले पाहिजे, त्यांचे सूत्रधार सापडले पाहिजे आणि हे यासाठीचा तपासाचा प्रयत्न जारी राहिला पाहिजे. की ज्या पद्धतीने सुरेश शेट्टींच्या प्रकरणामध्ये, आपल्या सतीश शेट्टींच्या प्रकरणामध्ये CBIने क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे, तो कोर्टाने अजून मान्य केला आहे की नाही याबद्दल प्रश्न आहे. बहुतेक तो मान्य केलेला नाही आमची माहितीनुसार. त्यामुळे यातनं एक संदेश जातोय की या पद्धतीची जी प्रकरणं प्रोलॉंग आहेत तपासाच्या संदर्भात, त्याला याच पद्धतीने क्लोज केलं जाईल. तर असं तर आम्ही अजिबात होऊ देणार नाही, हे नक्की. ओके. सर 20 तारखेला डॉक्टर दाभोळकरांच्या हत्येला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. नेमकं आपण त्या दिवशी कशा प्रकारे निश्चित करणार आहात, कशा प्रकारच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आखण्यात आलेली आहे? महाराष्ट्रात किंवा देशामध्ये विवेकी विचाराच्या प्रतिष्ठापनेसाठी कार्यरत असणाऱ्या आणि शहीद झालेल्या डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचा खून झाला. त्या खुनाला 1 वर्ष 20 ऑगस्टला होतं आहे. त्यांचं